नमस्कार साथियों, आप सभी का विपसी मोटिव थ्योरी चैनल में स्वागत है। हम लोग पर्यावरण की श्रृंखला को भी जो है पढ़ रहे हैं, जिसमें से 3 वीडियो पर्यावरण के डाले जा चुके हैं। चौथा जो है वीडियो है, इसमें आप देखिए कि तालाब में भोजन श्रृंखला के बारे में पूछा है। भोजन श्रृंखला के बारे में, जो फूड श्रृंखला फूड वेव होती है, कैसे मूवमेंट होती है किसी तालाब में। देखिए सबसे ज्यादा क्या होते हैं, जो छोटे छोटे प्लांट्स होते हैं उसे पादप प्लवक कहते हैं, और उन पर से जो छोटे छोटे क्या है एनिमल्स हैं, तो उनको प्राणी प्लवक हो गए। फिर कीटाणु का लार्वा हो गया, छोटी मछलियां और बड़ी मछलियां। तो सबसे क्लाइमेक्स यही है इनका, बड़ी मछलियों का है। अब यहाँ पे देखिए इसका पिरामिड जो है इस तरीके से बनेगा। उत्पादक जो होंगे, छोटे छोटे पौधों की संख्या क्या होगी, बहुत ज्यादा होगी। उनसे कम उससे कीटाणु जो होंगे, लार्वा होंगे, उनकी संख्या कम होगी। और ऊपर आश्रित छोटी मछलियां, उनकी संख्या उससे कम होगी। और सबसे कम क्या होगी, बड़ी मछलियों को। तो कुछ इस तरीके से जो है किसी तालाब में भोजन का जो है क्या होता है, एक खाद्य श्रृंखला बनती है। खाद्य श्रृंखला है क्या, बेसिकली देखिए खाद्य श्रृंखला जो है पारिस्थितिक तंत्र में मुख्य आधार क्या है उसका, खाद्य स्तर। जो विभिन्न फूड लेवल होते हैं, जैसे उत्पादक हो गया, उपभोक्ता में प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, और लास्ट में क्या है, अपचय जो है इसको अपघटक होते हैं। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक, तीन ही तो जो है मुख्य अवयव हैं, जिसमें से खाद्य श्रृंखला क्या होती है, उन्हीं के माध्यम से चलती है, उन्हीं पर पारिस्थितिक तंत्र में। तो पारिस्थितिक तंत्र में देखिए खाद्य श्रृंखला जो चलती फूड में दो प्रकार की चारण होती है, दूसरा अपरद होता है। जो चारण होता है वो हरे पौधे से शुरू होता है, उत्पादक से शुरू होता है। जैसे एक एग्जांपल, जैसे घास को कीड़े ने, कीड़े को मेढक ने, मेढक को सर्प ने खाया, सर्प को मोर, फिर लोमड़ी और शेर। इस तरीके से किसको बोलते हैं, चारण, ग्रेजिंग फूड चेन बोला जाता है। और एक है डिट्रियस फूड चेन या अपरद खाद्य श्रृंखला, जो मृतोपजीवी से शुरू होता है। जो भी सड़े गले चाहे प्लांट्स हो चाहे एनिमल, जब वो डेड कर जाते हैं तो जो उनको वियोजित करने, उनको जो है इनमें, क्योंकि बॉन्ड से सब कार्बन, ग्लूकोज, उसके कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के सभी बने हुए हैं। और ये सब किससे बने हुए, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल से बने हैं। इनको बॉन्ड्स को क्या करते हैं, बहुत सारे सूक्ष्म बैक्टीरिया हैं और प्रोटोजोअन्स हैं, फंजाइज हैं, उनको क्या करते हैं, इस बॉन्ड को रिलीज तोड़ते हैं, उससे एनर्जी प्राप्त करते हैं और बॉन्ड मुक्त हो जाते हैं। और ये मृतोपजीवी जो है, फिर मृतोपजीवी के का भक्षण करने वाले क्या हो गए, बहुत सारे ऐसे जीव होते हैं जो इन्हीं सड़े गले और मृत जीव जंतु और पौधों पर क्या होते हैं, आश्रित होते हैं। और इस तरीके से इनको अपघटक कहा जाता है, जिसमें बैक्टीरिया, प्रोटोजोअन्स और फंजाई हैं, कुछ और सूक्ष्म जीव भी होते हैं। अब देखिए यहाँ पर आप देख रहे हैं ऊर्जा का 10% नियम, आपको मैंने ऊपर ही बताया। तो इसको जो है लिंडमैन के अनुसार जो है प्रत्येक स्तर में ऊर्जा, पूरी संचित ऊर्जा का मात्र 10% ही जाता है अगले स्तर में, अगले पोषण स्तर में मात्र 10% ही जाता है। उसी को लिंडमैन नामक वैज्ञानिक ने दिया था, तो उसी के नाम से इसको जो है एनर्जी का ऊर्जा ऊर्जा स्थानांतरण का नियम भी कहा जाता है। किसमें 10% नियम इसी कहा जाता है लिंडमैन के अनुसार। एक देखिए कह रहे हैं कि कोई भी जो खाद्य श्रृंखला होती है अधिकतम 5 हो सकती है। जैसे यहाँ पे देखिए घास को कीड़े ने, कीड़े को मेढक ने, मेढक को सर्प, सर्प को मोर ने खाया। ठीक है, मोर को बाघ भी खा सकता है, अधिकतम 5 या 6 भी हो सकती है। ठीक है, एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है, समझ जिसको नहीं आ रहा हो समझ में। देखिए खाद्य की श्रृंखला, ये खाद्य श्रृंखला तात्पर्य है कि कैसी फूड लेवल स्तर जो है एक पोषक स्तर से दूसरे, दूसरे तीसरे जाता है। यहाँ पे देखिए सूर्य है, सूर्य की प्रकाश से ही हरे पौधे क्या करते हैं, उत्पादक जो होते हैं भोजन बनाने का काम करते हैं। क्योंकि ऊर्जा ही का एकमात्र स्रोत क्या है धरातल पर, सूर्य ही है। अब इस घास के मैदान में टिड्डे पाए, इस टिड्डे ने घास खाया। अब ये ध्यान दीजिएगा, लिंड्समैन के अनुसार जो भी ऊर्जा है उसका 10% ही टिड्डे में जाएगा, पौधे के। अब इस टिड्डे को मेढक खाएगा, ये प्राथमिक हो गया, ये द्वितीयक हो गया। मेढक को सर्प खाएगा, तृतीयक हो जाएगा। और सर्प को जो है जब बाज खाता है तो अंतिम उपभोक्ता हो गया। क्या हो गया, अंतिम उपभोक्ता। फिर जब इसकी मृत्यु होती है, डेथ करता है, तो अपघटक उसको, जिसमें कवक है, बैक्टीरिया है, फंजाई है, इसको क्या करते हैं, ये कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट इत्यादि का बना हुआ है। तो जितने भी कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मालिक्यूल्स होते हैं उनको क्या करता है, यह रिमूव करता है और बदले में एनर्जी प्राप्त करता है। इस तरीके से प्राकृतिक सफाई कर्मी के रूप में अपघटक क्या करते हैं, कार्य करते हैं। फिर वही कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन सब मिट्टी में मिल जाते हैं, मुक्त जो है, और वातावरण में, और मिट्टी में, वातावरण में मुक्त हो जाते हैं, मिट्टी में और मिल जाते हैं। और वही सब क्या होते हैं, पौधों के द्वारा पुनः कार्बोहाइड्रेट जो है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा किस समय, और
अपनी जड़ों के द्वारा खाद्य पदार्थों के रूप में अवशोषित करके ये पूरी श्रृंखला, खाद्य श्रृंखला यही चलती रहती है। अब अगला टॉपिक है पारिस्थितिक पिरामिड, इकोलॉजिकल पिरामिड, कई बार एग्जाम में आया है। देखिए जो फूड लेवल होता है, फूड का एक स्तर होता है, जो फूड लेवल, खाद्य स्तर, जो आपने देखा कि प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक, उसी को मॉडल के समझाने की एक क्या है, तरीका है, कोशिश है। किसी भी पिरामिड में 4 या 5 स्तर हो सकते हैं, और ये पिरामिड जो होते हैं, परिस्थितिकी पिरामिड, इकोलॉजी में, इकोसिस्टम में, इको जो सिस्टम होता है, परिस्थितिकी होती है, वहां पर किस तरीके से फूड लेवल एक लेवल से दूसरे लेवल में मूवमेंट करता है, उसी की बात है। और 3 आधारों पर है। देखिए, एक क्या है, संख्या, जो उत्पादक होते हैं उनकी संख्या को काउंट किया जाता है। दूसरे में क्या है, जैव भार का पिरामिड, ठीक है, जो संख्या की बात है, उत्पादक है और उपभोक्ता अपघटक, तीनों की बात हो रही है। उत्पादक, उपभोक्ता और अपघटक की बात होती है। जैवभार में क्या है, उसको जब जलाते हैं जो राख बचती है, बायोमास जिसको बोलते हैं, बायो, जो जलाने के पश्चात जो राख बचती है उसको वेट करते हैं, तो उसी को जैवभार का पिरामिड कहा जाता है। और ऊर्जा के पिरामिड का एनर्जी का लेवल है, आपको पता होना का बताया गया है। 10% नियम लिंडमैन का क्या कहता है, ये ऊर्जा जो है हस्तांतरण का नियम भी है। एक लेवल से दूसरे लेवल पे जब ये ऊर्जा क्या होती है, स्थानांतरित होती है, तो उस जहां से स्थानांतरित हो रही, वहां से सिर्फ वो 10% ही ऊर्जा अगले पोषण स्तर में जाता है। अब इस तरीके से देखिए, अगर टिड्डे ने जो है पौधे को खाया, तो पौधे से टिड्डे को मात्र 10% ही उसके एनर्जी का जाएगा, और टिड्डे को जब वो मेढक खाएगा, तो जो टिड्डे ने जितनी ऊर्जा इकट्ठा की है उसका 10% ही किसका मिलेगा, मेढक को मिलेगा। यही क्या है, 10% नियम है। तो पिरामिड में देखिए, उसी इन्हीं सबको जो है व्यवस्थित समझाने का क्या है, पिरामिडों के माध्यम से समझाया जाता है। पहला क्या है, संख्या का पिरामिड, इसमें नंबर काउंट करेंगे, जितने भी होंगे उत्पादक, उपभोक्ता। तो यहाँ पे देखिए, घास का मैदान, तो घास जाहिर सी बात है बहुत ज्यादा होगी, कीड़े मकोड़े जो होंगे उसपे उससे कम होंगे घास से। और मेढक क्या होगी, कीड़े मकोड़े से भी संख्या क्या होगी, कम होगी। मेढक खाने वाले सांपों की संख्या और कम होगी। तो ये कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। संख्या का पिरामिड सीधा भी होता है और उल्टा भी होता है। उल्टा कैसे बनेगा, जब कोई क्या है, एक पेड़ समझिए, एक पेड़ है, उस पेड़ पे कम से कम सैकड़ों पक्षी बैठ सकते हैं, तो क्या होगी, उसकी पिरामिड ऊपर चौड़ा होगा कि नहीं होगा, चौड़ा हो जाएगा। और उस, जस्ट मिनट, उस, जब उस पेड़ पर, आपको एक पेड़ है, उस पेड़ पर कभी सैकड़ों हजारों पक्षी बैठ सकते हैं। उन पक्षियों पर क्या होंगे, बहुत सारे बैक्टीरिया और जो है प्रोटोजोन्स होंगे, तो उनकी भी संख्या ज्यादा हो जाएगी। तो कैसा बन जाएगा, उल्टा बन जाएगा। जैव भार में बायोमास की बात है, देखिए सीधा और उल्टा दोनों बनेगा। सीधा कैसे बनेगा, घास का मैदान है, या एक पेड़ ही देख लीजिए, एक ही पेड़ है यहाँ पर, अगर उसको हम जलाएं तो राख मिलेगी बहुत ज्यादा। उस पे जो कीड़े मकोड़े हैं उससे राख उसकी कम होगी वेट, और उसके जो खाने वाले मेढक हैं उनकी भी संख्या कम होगी, तो राख भी कम होगा। इस तरीके से सीधा बनेगा। कैसा बनेगा, सीधा बनेगा। अगर वहीं तालाब की बात करें हम, तो तालाब में अगर मछलियों को जलाएंगे तो क्या होगा, उनका वेट ज्यादा होगा, छोटी मछलियों का उससे कम होगा, और जिसमें कीटाणु होंगे, लार्वा होंगे, उनकी उसका वेट और कम होगा। और पौधों को वहां पर जलाएंगे तो सबसे कम होगा। तो कुछ कैसा बन जाएगा, उल्टा बनेगा। ये हो गया। और लास्ट में देखिए, ऊर्जा का पिरामिड। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा क्या होता है, अपराइट होता है, सीधा होता है। क्यों, क्योंकि प्रत्येक स्तर उत्पादक के बाद जो प्रथम, द्वितीय, तृतीय जो उपभोक्ता होते हैं, प्रत्येक स्तर पर ऊर्जा क्या होती है, उसका ऊर्जा का क्षय होता चला जाता है, और मात्र 10% ही आगे जाता है। तो इसलिए हमेशा पिरामिड इसका कैसा बनेगा, सीधा बनता है। ऊर्जा का पिरामिड हमेशा सीधा बनता है। इकोटून व कगार प्रभाव क्या है, जब दो भिन्न जीवों के मध्य संक्रमण क्षेत्र को क्या कहते हैं, जैसे दो भिन्न जीव हैं, उनके मध्य जहां पर वो मिलते हैं, उसी क्षेत्र क्या बोलते हैं, संक्रमण क्षेत्र या इकोटोन कहा जाता है। किसी तनाव क्षेत्र की अनोखी विशेषता, जैसे पशुओं की जनसंख्या, पौधों की किस्में हो गई, पौधों की किस्में आदि कगार प्रभाव कही जाती हैं। अब देखिए, इकोटोन व कगार प्रभाव का क्या प्रभाव है, यहाँ देखिए, वन व घास के मैदान, जैसे उल्लू हो गए, सॉफ्ट बॉटम या हार्ड बॉटम के मध्य, ज्वार नदमुख और आर्द्र भूमि। यहाँ पर जीव की उत्पत्ति का क्रम दिया है, एक बार क्वेश्चन आया हुआ था। तो मछलियां हैं, मछली के बाद एम्फीबियंस, फिर रेप्टाइल्स, फिर पक्षी, फिर मैमल्स होते हैं। अब यहाँ पे देखिए, ये क्या होती है, सहयोजिता। सहयोजिता क्या है, लता, अधिपादप और अधिजंत, ये क्या बनाते हैं, सहयोजिता बनाते हैं, एक सहजीविता है, साथ साथ जीने की है,
सहयोजिता का मतलब उसके सहारे से जीना हो गया। और सहजीविता का मतलब क्या है, साथ साथ जीते हैं। जैसे लाइकेन में आपको पता है कवक और शैवाल दोनों मिलकर के, माइक्रोरिजा में क्या है, ये बड़े बड़े जो बड़े प्लांट हैं उनकी जड़ों में, और जो व्यक्ति जो है प्रोटोजोआ उसके फंजाई होती है, इन दोनों बीच के सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को माइक्रोरिजा कहा जाता है। लार्ज बड़े प्लांट और की जड़ों और फंजाई जो कवक होती है, उनकी फफूंदी होती है, उनके बीच की सिम्बियोटिक रिलेशनशिप को माइक्रोरिजा कहा जाता है। पशुरति और जंतु प्रकीर्णन, पशु के साथ जो है बहुत सारे जो है किलनी हो गया, सुना होगा आप लोग, बहुत सारे ऐसे परजीवी उस पर आश्रित रहते, उसको सजीविता कहा जाता है। परजीविता क्या है, जोंक, जो किसी दूसरे पर आश्रित रह जिए उसे सारे क्या कहते हैं, जोंक जो क्या होता है, कहते नहीं जोंक की तरह चिपक गया है, जो किसी और के सहारे ही जी अपना कुछ एफर्ट ना करे, उसे परजीविता। परभक्षण क्या है, कीट बच्ची पौधे, जहाँ देखिए कई बार एग्जाम में आया है कि कीट बच्ची पौधे क्या होते हैं। कीट बच्ची पौधे ऐसी जगहों पर उगते हैं जिस मिट्टी में क्या होता है, नाइट्रोजन की कमी होती है। उसी कमी को पूरा करने के लिए पौधे क्या करते हैं, कीटों का भक्षण करते हैं, इसीलिए कीट बच्ची पौधे कहा जाता है। जिसमें नेपेंथीज है और कई सारे ऐसे मिलेंगे आपको भी एग्जाम्पल में। तो ठीक है, घटपड़ी का पौधा हो गया, ऐसे से मिलेंगे आपको। तो क्योंकि क्या करते हैं वो, कीटाणुओं को या कीटों पतंगों को जब वो मारते हैं कीट बच्ची पौधे, तो उसी से उनके नाइट्रोजन की पूर्ति हो जाती है। इसलिए उनके बॉडी में भी क्या है, पौधों के बॉडी में भी क्या है, परिवर्तन है, कुछ मॉडिफिकेशन है कुछ इस तरीके से, ताकि कीटों को अच्छे से पकड़ सके। अब अगला देखिए, समुद्री वातावरण के मुख्य उत्पादक क्या है। इसको बोलते हैं पादप प्लवक, फाइटो प्लैंक्टॉन्स होते हैं। और पारिस्थितिक चक्र में तत्वों का चक्रण जो है क्या कहता है, बायोजियो साइकिल कहा जाता है। अगला देखिए, इन सब चीज को डिटेल हम लोग आगे मिलेंगे पर्यावरण के बारे में। जो कुछ भी हमको चारों तरफ से घेरने वाला या प्रभावित करने वाले जैविक या अजैविक घटकों क्या करते हैं। जो कुछ भी हमको चारों तरफ से घेरे हुए है, चाहे वह जैविक हो, जिंदा हो, चाहे मुर्दा या मृत हो, जैविक और अजैविक घटक हो, वे क्या करते हैं, हमको प्रभावित कर रहे हैं, हम उनको प्रभावित कर रहे हैं, वही क्या है, पर्यावरण है। पर्यावरण क्या, गतिशील निकाय है, इसमें गतिशीलता रहता है, स्थिर नहीं रहता। परिधन आवरण से मिलकर के बना हुआ है। अब यहाँ पर देखिए, पर्यावरण में क्या है, जीव मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल और वायुमंडल। ये जो जीव मंडल होता है उसके अंदर ये तीन मंडल होता है, स्थल, जल और वायुमंडल। जीव मंडल में जंतु और पौधे हो गए, क्योंकि इन्हीं दोनों में जीवन पाया। स्थल मंडल क्या, पर्वत, मरुस्थल और मैदान हो गए। जल मंडल हिमनद, नदी, झील, सागर, तालाब, जहाँ भी जल में जीवन है उसकी बात हुई। वायुमंडल में 5 प्रकार के होते हैं, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल और बाह्यमंडल। ये 5 प्रकार के क्या होते हैं, ये जो है वायुमंडल में जो है परत पाई जाती है। अब पर्यावरण के संघटक क्या क्या है, पर्यावरण में क्या क्या होता है। एक जैविक घटक होता है, अजैविक और ऊर्जा। जैविक में क्या, सूक्ष्म जीव, पादप, मानव और जंतु। अजैविक में जल, थल, वायु, खनिज, गर्मी, ताप, सौर ऊर्जा और भूतापीय ऊर्जा की बात हो रही है, एनर्जी पर। अब चलते हैं वायुमंडल के बारे में। कई बार आया हुआ एग्जाम में इससे भी है। आपको पता होगा कि वायुमंडल में सर्वाधिक पाई जाने वाली गैस कौन है, नाइट्रोजन 78% है। तो नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन करीब 21%, आर्गन 0.93%, कार्बन डाइऑक्साइड 0.038%, नियॉन 0.0018%, हीलियम 0.0005% इत्यादि पाई जाती है। वायुमंडल में रेडान गैस नहीं है, कई बार पूछा है कि क्या रेडान गैस वायुमंडल में है, नहीं है, ध्यान दीजिएगा। रेडान गैस तब उत्सर्जित होती है जब कभी भूकंप आना होता है, उस जगह एक तरीके से जो है एक सिंबल, एक जो इंडिकेशन करती है, सूचना करती है। अब यहाँ पे देखिए कि जो बहुत सारे वायुमंडल में जो मंडल हैं, अभी पहले मैंने बताया कि 5 पूरे वायुमंडल को ऊंचाई के आधार पर 5 चरण जो है 5 भागों में डिवाइड किया गया। पर नीचे का सबसे मंडल क्या है, क्षोभ मंडल, फिर ओजोन, समताप, मध्य, आयन और बहिर्मंडल। देखिए 8 किलोमीटर क्या है, क्षोभ मंडल, 8 से 15 30 किलोमीटर तक क्या होता है कि ओजोन परत का मंडल है। और 30 से 50 तक के, 50 से जो है 50 तक के समताप मंडल, और 85 तक मध्य मंडल। इसके बाद 400 से ऊपर आयन मंडल है, उसके बाद जो है 460 से क्या होता है, बहिर्मंडल है। ठीक है, ये क्रम पूछा गया है, ध्यान दीजिए। सबसे नीचे क्या है, क्षोभ मंडल, और सबसे ऊपर क्या है, बहिर्मंडल। इसको क्रम में करने को आता है, तो आप एक इंग्लिश का फार्मूला, इंग्लिश का अगर इसका करेंगे तो ऐसे आता है, ऐसे याद करेंगे
ई ऐसे उल्टा लिखें, ई आई नहीं, एक मिनट, जस्ट अ मिनट, ऐसे आप लिखिएगा EIMST। एमएसटी बैंक में बसों में कटती है, तो इसी से याद करेगा निमोनिक्स, EIMST, इक्सोस्फीयर, आयनोस्फीयर, मेसोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर और ट्रोपोस्फीयर। ठीक है, इस तरीके से कई बार ये फार्मूला आपको बहुत कभी भी आ गया कि वायुमंडल के विभिन्न जो है मंडलों को क्या करिए, व्यवस्थित करिए, तो इस तरीके से आप कर लेंगे। नीचे से ऊपर पूछेगा तब भी, ऊपर से नीचे पूछे तब भी। नीचे से पूछेगा तो ट्रोपो, स्ट्रेटो, मीजो, आयनो और एक्सो हो गया, ऊपर से पूछेगा तो एक्सो, आयनो, मीजो, स्ट्रेटो और ट्रोपोस्फियर हो गया। ठीक है, अब देखिए बायोडायवर्सिटी के बारे में। जैव विविधता क्या है? देखिए, किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जीव वहां के पर्यावरण और पारिस्थितिक तंत्र में आपसी सामंजस्य बनाकर रहते हैं, जिसे क्या कहता है? जैव विविधता। किसी भी स्थान पर पाए जाने वाले जैव विविधता के जीव में बहुत विविध प्रकार के जीव पाए जाते हैं। किसी पर्टिकुलर एरिया में, क्षेत्र में जो विभिन्न प्रकार के कई तरीके के जो है पौधे और जंतु पाए जाते हैं, इसको जैव विविधता कहा जाता है। विश्व में सर्वाधिक जैव विविधता कहाँ है? विषुवत रेखा के पास है, 7% उष्णकटिबंधीय जो क्षेत्र होते हैं वहां पर। एंडेमिक प्रजातियां, विशेष जीव के आधार पर भारत का विश्व में स्थान कैसा है? 11वां स्थान है। जैव विविधता अधिनियम क्या था? 2002 में आया था। इसके लिए एक प्राधिकरण बना, जैव विविधता प्राधिकरण 2003 चेन्नई में बना। दोनों चीजें याद रखिएगा, कई बार आया हुआ है। और देखिए, यह जो जैव विविधता होती है वह 3 स्तर से होती है, एक जीनीय स्तर, एक प्रजातीय स्तर, दूसरा पारिस्थितिक, तीसरा जो है पारिस्थितिक स्तर। जीनीय स्तर क्या है? जीव के स्तर, किसी पर्टिकुलर जीव में कितने जीन होते हैं उस स्तर पर हो गया। प्रजातीय स्तर क्या हो गया? इकोसिस्टम स्तर पर। और तीसरा क्या है? पारिस्थितिकी स्तर पर, जो महाद्वीप स्तर पर होती है, जो 7 महाद्वीप है उनका स्तर पर होगी। तो और बायोडाइवर्सिटी, जैव विविधता विभिन्न, जैसे कहते हैं कि वहां पर बहुत सारी, जैसे आपको पश्चिमी घाट हो गया, पूर्वी हिमालय हो गया, वहां पर बहुत बायोडाइवर्सिटी पाई जाती है। अब देखिए, अगला है जीव का संरक्षण। एक, जैसे बहुत सारे जो जीव हैं नष्ट हो रहे हैं, पौधे हो चाहे जंतु हो, उनको कैसे कंजर्व किया जाए। कई बार आया हुआ है, एक स्वस्थानीय होता है, एक परस्थानीय होता है, इन सिटू और इक सिटू। इन सिटू मतलब क्या होता है? स्वस्थान। ध्यान दीजिएगा कि जिस स्थान पर पौधा या जंतु है उसको विभिन्न उपाय करके वहीं पर उसको क्या करें? कंजर्व करें, उसको क्या करें? वहीं पर सुरक्षित करें, तो उसको क्या कहते हैं तब? इन सीटू कहेंगे। स्वस्थानीय, स्व मतलब उसी स्थान पर, स्व के स्थान पर जिस जीव का और एनिमल का हमको कंजर्व करना है। इसमें क्या, राष्ट्रीय उद्यान जिसमें नेशनल पार्क होते हैं वह इन सीटू के एग्जाम्पल है। अभ्यारण्य, बायोडाइवर्सिटी रीजन, विविधता क्षेत्र हो गया, और जंगल हो गया, छोटा सा एग्जाम्पल दिया है। और यहाँ पर देखिए पर स्थान है। जब हम क्या करें, आर्टिफिशियल माध्यम से बचाने की कोशिश करते हैं, नेचुरल से नहीं, तो आर्टिफिशियल हम कहाँ कर सकते हैं? जैसे बोटेनिकल गार्डन हो गया, चिड़ियाघर हो गया, जू, नर्सरी, हार्बेरियम, बीज बैंक और एग सीड बैंक, एग बैंक, टिश्यू कल्चर या क्लोनिंग, जो हम वैज्ञानिक विधियों के माध्यम से उसको उसके नेचुरल हैबिटेट से हटाकर आर्टिफिशियल जगहों पर उसको क्या कंजर्व करें, वो जो है नेचर प्रोवाइड करा करके, तो उसे इन सिटू कहते हैं, मतलब बाहर। इस चीज को ध्यान दीजिएगा, कई बार आया हुआ है। दिसंबर 2000 में संयुक्त राष्ट्र महासभा द्वारा 22 मई को अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस मनाया जाता है। तो पूछा है कई बार, बायोडाइवर्सिटी डे कब है? 22 मई को। मैं छोटा सा आपको याद दिलाना चाहूंगा, ऐसे याद करिए। देखिए, 2 फेब को क्या है? वेटलैंड है। 2 ही का कॉम्बिनेशन चलेगा, ध्यान दीजिएगा, 2 को। और फिर यहाँ से 20, देखिए 20, 21, 22 और 23 और 24 याद कर लीजिए। 20 को क्या है? गौरैया दिवस। 21 को वन दिवस। 22 को जल दिवस। 23 को मौसम दिवस। और 24 को क्या है? विश्व टीबी दिवस है। इसे याद कर लीजिए। ये कब है? ये मार्च माह में है। अब 2 फरवरी, जैसे मार्च में क्या है? 22 याद करिए, जल दिवस है। 2 और 2 का कॉम्बिनेशन। अब जल के पहले क्या है? वन है और गौरैया है। जल के बाद क्या है? मौसम है और टीबी। इस तरीके से आप याद कर लीजिएगा। अब इसके बाद क्या आता है? 22 अप्रैल में क्या है? पृथ्वी है। और 22 मई को क्या है? बायोडाइवर्सिटी डे है। जैव विविधता शब्द का प्रयोग वन्य जीव वैज्ञानिक और संरक्षणवादी सबसे पहले जो रेमंड डैशमैन द्वारा 1968 में किया गया था, डिफरेंट काइंड ऑफ कंट्री पुस्तक में इसका किया गया था। पारिस्थितिकी तंत्र, इकोसिस्टम तंत्र की जो मानक इकाई क्या होती है उसकी?
इकाई जो है प्रजाति होती है। विश्व में कुल जैव विविधता तब तक हॉट स्पॉट जो होते हैं कुल 36 हैं। और इंडिया में कितने हैं? 4 हैं। इंडिया में कितने हैं? 4 हैं। एक सुंदरलैंड का एरिया है, अंडमान निकोबार की एरियाज हैं, और विशेष रूप से 2 अब मिलते हैं, 4 भी मिलते हैं। अब देखेंगे 4 हैं और 2 का बहुत चर्चा रहता है कि पूर्वी हिमालय और पश्चिमी घाट। पूरब के हिमालय और पश्चिमी घाट इंडिया के 2 हॉट स्पॉट। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता वर्ष कब मनाया जाता है? 2010 से को मनाया गया था। राष्ट्रीय हरित अधिकरण की स्थापना कब? 2000। एनजीटी एनजीटी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब हुई? 2010 में। ऐसे क्वेश्चन कई बार आए हैं। देखिए प्रमुख राष्ट्रीय उद्यानों की बात है तो अभी 106 हो चुके हैं, प्लस में भी होंगे। एक बार मैं इसका एग्जाम से पहले एक बार पूरा जो है अद्यतन बताऊंगा आपको। 106 हैं। देखिए कुछ हैं जिनके नाम मैं बोल रहा हूँ, ध्यान दीजिए। इससे पूछता है कहाँ पे हैं, जैसे कासु ब्रह्मानंद रेड्डी कहाँ है? आंध्र प्रदेश में है। महावीर हरिना वन स्थली श्री वेंकटेश्वर जो है यहाँ भी आंध्रा में है। केबुल लामजाओ मणिपुर में है, तैरता हुआ जो है राष्ट्रीय उद्यान है। मोलिंग नलदहा अरुणाचल प्रदेश में है। डिब्रू सैखोवा मानस नमेरी और ओरंग ये सभी कहाँ है? असम में है। रायमोना भी अभी हाल ही में हुआ है, एक और हुआ है। 6 हो गए हैं इसमें असम में। बिहार में देखिए, बिहार में क्या है? वाल्मीकि नगर है बिहार में, वाल्मीकि नगर। इंद्रावती और कांगर घाट कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। मोल्लेम कहाँ है? गोवा में। बंदसा गिरी ब्लैक बर्ड कहाँ पे है? गुजरात में। 3 बंसदा गिरी और ब्लैक बर्ड। कालेसर और सुल्तानपुर कहाँ है? हरियाणा में है। ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी हिमाचल। सब एग्जाम में आए हुए हैं। इसका एक ही तरीका है, बार बार देखिए, बार बार पढ़िए, तभी चीजें आप कर पाएंगे। सलीम अली देखिए, दाचीगाम हेम इस विश्व का सबसे बड़ा, भारत का सबसे बड़ा। किश्तवाड़ ये सब कहाँ है? जम्मू कश्मीर में है। बेतला कहाँ है? झारखंड में है। अंसी बांदीपुर बनरघट्टा कुद्रेमुख नगर होल राजीव गांधी सब कर्नाटक में मिलेंगे। अन्नामुडी माथिकट्टम सोला पेरियार साइलेंट वैली सब कहाँ है? केरल में है। फॉसिल कान्हा पेंच पन्ना माधव संजय डुगरी बाधवगढ़ और सतपुड़ा ये सब कहाँ मिलेंगे? एमपी में मिलेंगे। कहाँ मिलेंगे? एमपी में मिलेंगे। अगला देखिए, नौगांव पेंच संजय गांधी गूगामल तडोबा टडोबा कहाँ है? महाराष्ट्र में। बलपक्रम नोक्रेक कई बार नोक्रेक आया है, मेघालय में है। मुरलेन व फवनई ब्लू पर्वत कहाँ होता है? मिजोरम में है। इंटकी नागालैंड में कई बार ये सब आए हुए हैं। भितरकनिका सिमलीपाल उड़ीसा में है। केवला देवरा रणथंभौर सरिस्का राजस्थान। कंचनजंगा कहाँ है? सिक्किम में है। और गुंडी गुंडी अन्नामलाई मुकुर्दी और मुदुमलाई कहाँ है? तमिलनाडु में है। कार्बेट गंगोत्री गोविंद नंदा देवी राजा जी फूलों की घाटी उत्तराखंड में। दुधवा कहाँ है? यूपी में है। और दुहा यूपी में। बुक्सा सुंदरबंस सिंह लीला नेवरा ये सब कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। विश्व धरोहर अभिसमित में शामिल भारत के जैव विविधता संबंधी स्थल जो है, इतने से स्थल जो है शामिल हुए हैं विश्व धरोहर अभिसमय में, जिसमें काजीरंगा असम का है, मानस असम का है, सुंदरबन बंगाल का है, नंदा देवी उत्तराखंड का, केवला देवी राजस्थान, पश्चिमी घाट सह्याद्री पर्वत और ग्रेट निकोबार पार्क हिमालय के हैं। ठीक है। अब टाइगर रिजर्व देखिए, टाइगर रिजर्व इसमें कुल 58 हो चुके हैं। 56 यहाँ पे डाटा जो इसको अद्यतन आपको मिलेगा बाद में। यहाँ पे देखिए कुछ जो निम्न दिए गए हैं: बांदीपुर भद्र डांडेली अंसी नागरहोल बिलगिरी रंगनाथ मंदिर कर्नाटक। कान्हा पन्ना पेंच बाधवगढ़ सतपुड़ा संजय डुगरी एमपी। मालघाट तडोबा अंधेरी पेंच सैदाद्री नौगांव नगजीरा बोर महाराष्ट्र। कलपक्कड़ मुंडनथुरी अन्नामलई मुदुमलई सत्यमंगलम श्री विल्लीपुथुर मेघम मलाई सब कहाँ है? तमिलनाडु। मलाई मलाई करके आ रहा है तमिलनाडु में। मानस नमेरी काजीरंगा औरंग कहाँ है? असम में है। रणथंभौर सरिस्का मुकुंदरा हिल्स रावगढ़ विषधारी राजस्थान में है। कार्बेट कार्बेट राजा जी कहाँ है? उत्तराखंड में है। दुधवा पीलीभीत उत्तर प्रदेश में भी एक पीलीभीत में और हो गया है। रानीगंज। पलामू झारखंड। सिमलीपाल सतकुसिया उड़ीसा। ग्रेट हिमालयन और पिन घाटी हिमाचल प्रदेश। दाचीगाम सलीम अली हेमिस किश्तवाड़ जम्मू कश्मीर। सुंदरवन बुक्सा पश्चिम बंगाल। इंद्रावती उदंती सीता नदी चांदकमार गुरु घासीदास ये सब राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़ के हैं। टाइगर रिजर्व भी घोषित किया गया। आप देखेंगे राष्ट्रीय जो पार्क है उनको टाइगर रिजर्व भी मिलेंगे,
तो उस तरीके से दोनों याद हो जाएगा आपका। कामलांग नामदफा पक्का, कहाँ है? पाक अरुणाचल प्रदेश में है पक्के। वाल्मीकि बिहार में है। दम्फा मिजोरम में है। पेरियार पराम्बिकुलम केरल में है। कवाल अमराबाद कहाँ है? तेलंगाना में। नागार्जुन सागर श्रीशैलम कहाँ है? आंध्र प्रदेश में। श्रीशैलम सबसे बड़ा है। अब देखिए ये 18 है। बायोस्फीयर रिजर्व जो है 18 है, जिसमें पहला नीलगिरी तमिलनाडु केरल और कर्नाटक। कई बार पूछा है कि मैप एक कार्यक्रम है यूनेस्को जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का, जिसमें तहत भारत के 18 जो है स्थानों को जो है बायोडायवर्सिटी के रूप में, क्या हॉट स्पॉट के रूप में जो है बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में, सॉरी बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में जो है आरक्षित 18 जो है भारत के चयनित हुए हैं। तो पूछा है नीलगिरी किन किन राज्यों में फैला हुआ? तीनों में, तमिलनाडु केरल और कर्नाटक। जो बॉर्डर एरिया है देखेंगे वहीं पर क्या होता है, ये नीलगिरी पर्वत फैला हुआ है। इसको कब मिला दर्जा? 1986 में। नो क्रिक मेघालय 88 में। नो क्रिक कई बार हुआ है मेघालय के लिए। नंदा द्वीप उत्तराखंड 88। ग्रेट निकोबार अंडमान निकोबार में 89 में। मन्नार की खाड़ी तमिलनाडु में 89 में। सुंदरबन पश्चिम बंगाल 89। मानस असम 89 में है। सिमलीपाल उड़ीसा 94 में मिला था दर्जा। डिब्रू सैखोवा असम का है 97 में। ध्यान दिबांग अरुणाचल प्रदेश 98। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश 99। कंचनजंगा सिक्किम 2000। अगस्त मलई केरल तमिलनाडु में है 2001 में। अचान कमार छत्तीसगढ़ एमपी 2005 में है। कच्छ गुजरात 2008। शीत रेगिस्तान हिमाचल प्रदेश 2009। शेषाचलम पहाड़ी आंध्र प्रदेश 2010। पन्ना मध्य प्रदेश 2011 में। कुल 18 है। देखिए नीलगिरी, नोकरेक, नंदा देवी, ग्रेट निकोबार, मन्नार की खाड़ी, सुंदरबन, सिमलीपाल, पंचमढ़ी, अगस्त मलई, अचान अमरकंटक, कंचनजंगा, पन्ना आदि कुल 12 बी बायोस्फीयर रिजर्व को यूनेस्को के मैप कार्यक्रम के अंदर शामिल किया गया है। और भारत में कुल 18 है, जिनमें से जो है 12 को यूनेस्को ने जो है अपने धरोहर में शामिल किया हुआ है। महत्वपूर्ण बिंदु क्या है देखिए, कई बार आया हुआ। भारत का पहला राष्ट्रीय पार्क क्या है? जिम कार्बेट पार्क 1936 में बना था। इसको पहले हैली नेशनल पार्क कहते थे, अभी जिम कहा जाता है। बाघों की सर्वाधिक संख्या क्या है? औरंगाबाद में, असम में है। सबसे बड़ा बाघ वर्ण का है? श्रीशैलम आंध्र प्रदेश का है। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस जम्मू कश्मीर का, अभी क्या हो गया? लद्दाख में हो गया। हेमिस अभी क्या हो गया? लद्दाख में हो गया है। सबसे छोटा राष्ट्रीय उद्यान साउथ बटन का अंडमान निकोबार में है। भारत का समुद्री राष्ट्रीय पार्क कहाँ है? कच्छ की खाड़ी गुजरात में। कई बार पूछा गया है प्रश्न है, इसको बार बार देख लीजिए और रिपीट करिए इसको, तभी एक ही तरीका है, बार बार देखिए, डिस्कस करिए, तभी चीजें आपको याद होंगी। अब देखिए भारत में एलिफेंट रिजर्व के बारे में है। उड़ीसा में कहाँ है? मयूरभंज वैतरणी महानदी दक्षिणी उड़ीसा संबलपुर में। पश्चिम में मयूर झरना, पूर्वी दुआ झारखंड, सिंह। छत्तीसगढ़ में बादल खोल, तमोर पिंगला और लेमरू, ये सब क्या है? हाथियों के लिए फेमस है। असम में सोनितपुर, दिहांग, पटकई, चिरांग रिपू, काजीरंगा, कार्बी अंगलांग, धनसिरी, लुंगडिंग। मेघालय में गारो और खासी पहाड़ी। कर्नाटक में मैसूर, केरल वायनाड, नीलाम्बूर, अन्नामुडी और पेरियार। अन्नामुडी और पेरियार। अब देखिए नागालैंड में कहाँ पे है? नागालैंड में इंटकी, या इंटकी सिंघफन। तमिलनाडु में नीलगिरी, अन्नामलाई, श्रीविल्लुपुथूर, कोयम्बतूर, अगस्त्यमलाई। आंध्र प्रदेश रायल, उत्तराखंड शिवालिक, अरुणाचल प्रदेश कामेंग और दक्षिणी अरुणाचल जिलों में एक प्रोजेक्ट चल रहा है। ये देखिए अगस्त्यमलाई हाथी रिजर्व को सम्मिलित करते हुए अब तक जो है 33 एलिफेंट रिजर्व हो चुके हैं। अत्यंत स्थिति से आपको अवगत कराएंगे बाद में। 1992 में भारत सरकार की वन मंत्रालय द्वारा प्रोजेक्ट एलिफेंट शुरू किया था 92 में। ये पूछा गया है कई बार कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था? 1992 में। सिंहभूम हाथी रिजर्व झारखंड देश का पहला एलिफेंट रिजर्व है। इसकी स्थापना 2001 में की गई थी भारत में। एफिलस, देखिए भारत में जो एफिलस मैक्सिमस प्रजाति के हाथी पाए जाते हैं, जिन्हें एशियाई हाथी के नाम से भी जाना जाता है। तो 1992 में प्रोजेक्ट हाथी एलिफेंट शुरू हुआ था। सिंहभूम हाथी रिजर्व जो है पहला एलिफेंट रिजर्व जो है 2001 में शुरू किया गया था। हाथियों की देखिए एक फैक्ट है, हाथियों के झुंड में केवल हथिनियों और बच्चे ही रहते हैं। एक झुंड में 10 से 12 हथिनियां और उनके बच्चे होते हैं। झुंड में सबसे बुजुर्ग जो हथिनी होती है वो इसकी नेता होती है और सभी वही फैसले लेती है। एक तरीके से एक सामाजिक ताने बाने के रूप में आप देखिए वहां पर भी कुछ पाया जाता है। प्रोजेक्ट एलिफेंट के बारे में 1992 में शुरुआत हुई। उद्देश्य हाथियों, उनके आवास और गलियारों की रक्षा करना, मानव पशु संघर्ष के मुद्दों पर समाधान निकालना, बंदी या पालतू हाथियों का कल्याण करना। यह केंद्र सरकार द्वारा प्रायोजित क्या है? परियोजना है। अब आ गया बायोडायवर्सिटी के मापन का तरीका। कैसे
जैव विविधता को मापते हैं। देखिए अल्फा जो बायोडाइवर्सिटी क्षेत्र है, बीटा और डेल्टा 3 है। अगर जीवों की संख्या का मापन करेंगे तो वो कहाँ होगा, आवास में होगा तो अल्फा होगा। अगर हम आवास में अगर परिवर्तन के संबंध में कारक और स्रोतों के आधार पर होने वाले परिवर्तनों का अध्ययन करेंगे तो किसमें होगा, बीटा के तहत होगा। अगर जीवों का एक भौगोलिक से दूसरे स्थान पर गमन हो जाता है तो क्या हो जाएगा, डेल्टा के। अगर बायोडाइवर्सिटी मापना है, अगर उसके अल्फा जैव विविधता क्षेत्र जो जीवों की संख्या का मापन करेंगे, जिस आवास में पाए अल्फा के तहत करेंगे। बीटा में क्या होगा, उनकी संख्या में अगर परिवर्तन हो रहा है, किस कारण से हो रहा है, कौन सा कारक है, उसका जब अध्ययन करेंगे आवास परिवर्तन किसके बारे में, तो बीटा होगा। और अगर हम जैव विविधता क्षेत्र के जीवों के एक भौगोलिक क्षेत्र से दूसरे भौगोलिक क्षेत्र में जब गमन होता है तो प्रादेशिक क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, इसका अध्ययन करेंगे तो डेल्टा के तहत करेंगे। जैव विविधता बायोडाइवर्सिटी का सबसे बड़ा कमी जो हो रही है बायोडाइवर्सिटी में, कई बार एग्जाम में आया हुआ, इसका कारण क्या है, तो सबसे महत्वपूर्ण कारण मानव जनित है। और उसमें भी महत्वपूर्ण है कि उनके जो उनका आवास है, अधिवास है, उसी का क्या हो रहा है, तो दोहन हो रहा है, उसको तोड़ा नष्ट किया जा रहा है। तो किसी का घर उजड़ेगा तो उसकी जैव विविधता अपने आप ही क्या हो जाएगी, संख्या नष्ट होगी। तो कई बार आया हुआ। देखिए आर्थिक दोहन, शिकार व तस्करी, आवासीय विकास और तटीय क्षेत्रों का विकास जो मानव जनित कारण है, जिसने क्या किया है, सबसे ज्यादा प्रभावित किया है जैव विविधता के कारक रहा है, जैव विविधता ह्रास का, कमी होने का। प्राकृतिक कारण क्या, भूकंप, हिमस्खलन, बाढ़ और जलवायु परिवर्तन। इसमें देखिए मानव जनित कारण के कारण जो है क्लाइमेट एक्ट जो है परिवर्तन, जो ग्लोबल वार्मिंग, ये सब चीजें चल रही है, बाढ़ हो रहा है, कहीं तूफान आ रहा है, भूकंप हो रहा है, आ रहा है, और लैंडस्लाइड हो रही है। ये सभी चीजें क्या है, बायोडाइवर्सिटी को क्या कर रहे हैं, डिस्ट्रॉय कर रहे हैं, नष्ट कर रहे हैं जैव विविधता को। जैव विविधता के लिए सम्मेलन अभी तक कहाँ कहाँ हुआ है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में, बहामास का 94 में, कार्टाजेना 99, नगोया 2010 और हैदराबाद का 2012 में। तो कई बार पूछा है, तो काना शब्द याद रखिएगा, कार्टाजेना और नगोया, ये किससे संबंधित है, बायोडाइवर्सिटी से संबंधित है। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कार्टाजेना, नगोया, दो ऐसे जो है प्रोटोकॉल्स हैं, जो इसको नगोया को ही आईची लक्ष्य कहा जाता है, या हैदराबाद बायोडाइवर्सिटी, सब बायोडाइवर्सिटी से संबंधित क्या है, प्रोटोकॉल्स आए हैं। अब देखिए वन्य जीव संरक्षण कैसे हो रहा है, एक तो नेशनल पार्क्स में किया जाए, वन्य जीव अभ्यारण्य और बायोस्फीयर रिजर्व के माध्यम से, जैव मंडल आगार के माध्यम से, 3 ऐसे माध्यम है जहाँ पर देखिए राष्ट्रीय पार्क में मानवीय गतिविधियों से मुक्त कर दिया गया। और वन्य जीव में क्या होता है, जो मानव गतिविधियां होती हैं पूर्णतः प्रतिबंधित होती हैं नेशनल पार्क में। और दूसरा क्या है, वन्य जीव अभ्यारण्य जो होते हैं, सीमित गतिविधियां मानवीय अलाउ होती हैं, सरकारी नियंत्रण, परंतु बाह्य क्षेत्र में किसी में निजी कार्य क्या होता है, संभव होता है बायोस्फीयर रिजर्व में। इस तरीके से ये देखिए कैसे किसी जो है एरिया को हम बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए क्या क्या नियम कानून लगाए गए। उसमें देखिए ये जो सेंट्रल एरिया होता है, क्रोड बोलते हैं, फिर बफर जोन होता है, और इसके बाद जो है संक्रमणी ट्रांजिशनल जोन होता है। यहाँ पर देखिए क्रूड में जो मेन कोर एरिया होता है, जहाँ पर जैव विविधता होती है, उस एरिया में कोई भी हस्तक्षेप मानवीय पूरा प्रतिबंधित रहता है, और एक सीमित मानवीय गतिविधि चलती है जो बफर क्षेत्र होता है दोनों जो है के बीच में। तीसरा जो ट्रांजिशनल, प्रशासन के साथ मानवीय गतिविधियां कर सकते हैं, इससे भी प्रश्न आया हुआ है। आर्द्र भूमि क्या है, आर्द्र भूमियां क्या है, इसके पहले आपने देखी, इसको शायद आप समझे होंगे, नहीं समझ पाएंगे तो इसको इस तरह समझिए कि जैसे जंगल है, जंगल में तो पूर्णतः प्रतिबंधित है, जैसे वन्यजीव अभ्यारण्य है, ये चीज वन्यजीव अभ्यारण्य के लिए है कि किसी एरिया को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित कर दिया गया, उसका जो बीच का एरिया होगा, जैसे 50 किलोमीटर, 100 किलोमीटर, 500 किलोमीटर, जहाँ पर सबसे ज्यादा हॉट स्पॉट जो है स्पीसीज है, जैव विविधता सबसे ज्यादा पाई जाती है, उसको कोर एरिया बोलेंगे। वहां पर सबको एकदम बैन होगा, कोई भी मानव हस्तक्षेप नहीं होगा। फिर उस एरिया के बाद का एरिया जो बफर जोन होगा, वहां पर कोई सीमित गतिविधि करने का होगा। उसके बाद क्या होगा, ट्रांजिशनल जोन होगा, जहां पर क्या कर सकते हैं, प्रशासन के साथ जो है देखरेख में मानवीय कोई गतिविधि हो सकती है। ये क्या इसका मेन उद्देश्य है, वन्य जीव के संरक्षण के लिए चीजें की जाती है। आर्द्र भूमिया देखिए वेटलैंड्स है, अभी बताया ना आपको, 2 फेब को क्या मनाते हैं, वेटलैंड डे मनाते हैं। वेटलैंड डे कब मनाते हैं, 2 फरवरी को मनाया जाता है। पृथ्वी का ऐसा क्षेत्र जो अस्थायी रूप से या वर्ष में कुछ महीनों तक जलमग्न रहता हो, आर्द्र भूमिया वेटलैंड्स कहा जाता है। दलदली या पीठभूमि भी कहा जाता। सबसे बड़ी छोटी जो भारत की सबसे छोटी जो वेटलैंड है वो रेणुका आर्द्र भूमि का हिमाचल प्रदेश में है। सबसे बड़ी सुंदरबन का डेल्टा में वेटलैंड है एरिया, पश्चिम बंगाल का। मैट्रिक्स रिकॉर्ड के अनुसार जो शामिल आर्द्र भूमिया है उसमें केवला जो राजस्थान और लोकटक
मणिपुर दो पहली ही एक मैट्रिक्स जो है प्रोटोकॉल था बायोडाइवर्सिटी के कंजर्वेशन से संबंधित। इसमें दो भारत की वेटलैंड शामिल है, इसमें केवलादेव और लोकटक। देश में आर्द्र भूमि का सर्वाधिक क्षेत्रफल कहाँ है? क्षेत्रफल की बात करें अगर वेटलैंड की, गुजरात में है। रामसर में सम्मेलन हुआ था ईरान में भी, ईरान बहुत चर्चा में है। देखिए 1971 में ईरान में भी क्या हुआ था, रामसर शहर में ही उसके सम्मेलन हुआ था, तब जाकर के वेटलैंड पर क्या बना था, उसके कंजर्वेशन पर सहमति बनी थी। तो इसीलिए रामसर कन्वेंशन या के नाम से जो है इसी भी आता है रामसर सम्मेलन। कब हुआ था? 1971 में ईरान के। अब देखिए अंतःस्थली जो आर्द्र भूमि का क्षेत्रफल तटीय आर्द्र भूमि से क्या है, अधिक होता है। रामसर अपसमय के अनुसार आर्द्र भूमि ऐसा स्थान है जहाँ 8 महीने पानी भरा रहता है, उसे क्या कहते हैं? वो क्या है? आर्द्र भूमि होगी। रामसर अपसमय के अनुसार संपूर्ण विश्व में लगभग में से 1929 से अधिक आर्द्र भूमियां भी, इसकी संख्या क्या हुई, काफी बढ़ गई है। भारत में भी 100 से अधिक हो चुके हैं। आर्द्र भूमि क्या है? अंतःस्थलीय और तटीय। अंतःस्थलीय और तटीय। अंतःस्थलीय में क्या है? झील, तालाब, दलदली, गोखुर और खिचड़ी जलाशय। इसमें क्या? तटीय मैंग्रोव हो गए, एस्चुरी, प्रवाल भित्ति, क्रीक, लेगून, खाड़ी और जलीय कृषि जो होती है, ये सब इसके एग्जाम्पल है। भारत में अगर रामसर साइट की बात करें तो सर जो है भारत सरकार ने शुष्क भूमि में भी को भी जो है ड्राई लैंड को भी रामसर अधिभूमि में अंतर्गत शामिल किया है। वर्तमान में भी 100 से अधिक, यहाँ पे 75 पुराना डाटा दिया है, अधिसूचित है। भारत का लगभग 2010 में 38 नए शामिल किए गए थे। रामसर आर्द्र भूमि के रजिस्टर मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड के तहत आर्द्र भूमि को शामिल किया जाता है जो खतरे में है अथवा जा आ सकती है। जैसे कोई आर्द्र भूमि खतरे में जा सकती है तो उसके बचाव के लिए मॉन्ट्रिक्स रिकॉर्ड में शामिल कर लेते हैं। भारत की केवलादेव और लोकटक जो मणिपुर में है, खतरे में पड़ी आर्द्र भूमि है, इनको वहां पर शामिल किया गया है। चिल्का झील जो उड़ीसा में है, इस रिकॉर्ड से बाहर कर दिया गया, पहले सम्मिलित था। अब देखिए आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010। 2011 में भारत सरकार ने आर्द्र भूमि के संरक्षण और प्रबंधन अधिनियम 2010 की अधिसूचना जारी की। इस अधिसूचना के अनुसार आर्द्र भूमि निम्नलिखित 6 वर्गों में बांटा गया है। पहला अंतर्राष्ट्रीय महत्व की जो आर्द्र भूमियां है, दूसरा पर्यावरणीय आर्द्र भूमि यथा राष्ट्रीय उद्यान और गरान के नाम से जाने जाते हैं। गरान यूनेस्को की विश्व धरोहर सूची में शामिल आर्द्र भूमियां। समुद्र तल से 2500 मीटर से कम ऊंचाई पर ऐसी आर्द्र भूमियां जो 500 हेक्टेयर से अधिक कुछ क्षेत्रफल को घेरती है उनका। समुद्र तल से 2500 मीटर से अधिक ऊंचाई किंतु 5 हेक्टेयर से कम क्षेत्रफल हो, ऐसी आर्द्र भूमियां जिनकी पहचान प्राधिकरण ने की हो। इस तरीके से 6 ऐसी कैटेगरी हैं जिनसे क्या अधिसूचित होते हैं कि ये भूमि क्या है, आर्द्र भूमि है। इस अधिनियम के तहत केंद्रीय आर्द्र भूमि विनियामक प्राधिकरण की स्थापना की गई थी। इस प्राधिकरण के अध्यक्ष सहित कुल 12 सदस्य होते हैं। इस अधिनियम के तहत 38 नई आर्द्र भूमियों की क्या की गई थी, पहचान की गई थी। कुछ भूमि के नाम यहाँ पर दिए गए आर्द्र भूमियों के, और आपको नवीनतम सूची मिलेगी अद्यतन। जम्मू कश्मीर वुलर झील, तोशो मोररी झील, होकेरसर और सुरिनसर, मानसर और तिसकर। इसमें से कुछ भूमि अब लद्दाख में भी शामिल हो चुकी हैं। हिमाचल में चंद्रताल आर्द्र भूमि और पोंग डैम रेणुका। पंजाब में हरीके, कांजली, रोपड़, कसोपुर, मियामी, ब्यास, नांगल। केरल में अष्टमुडी, खट्टमकोट्टा और वेम्बनाड। पश्चिम बंगाल पुरी, कोलकाता आर्द्र भूमि, सुंदरवन। राजस्थान में सांभर, केवलादेव राष्ट्रीय उद्यान। उड़ीसा में चिल्का, भितरकनिका, मैंग्रोव। असम में दीपोर बिल, कई बार आया हुआ है सब। तमिलनाडु में जो है पॉइंट कैमिलर वन्यजीव और पक्षी अभयारण्य। त्रिपुरा रुद्रसागर, मणिपुर में लोकटक, मध्य प्रदेश में भोज, उत्तराखंड में असम बैराज। यूपी में देखिए ऊपरी गंगा, नवाबगंज पक्षी, पार्वती अर्गा अभयारण्य, शमशपुर अर्गा पक्षी अभयारण्य, सरसई, इसको नावर झील भी कहा जाता है, सांडी, शमन और सुर सरोवर, कीथम झील जो है। महाराष्ट्र का नंदूर, मधेश्वर, लोनार। बिहार काबर और काबल, अभी यहाँ पर और भी हो गई हैं। गुजरात में देखिए नल सरोवर, थोल वन्यजीव अभयारण्य और बाधवन, ये सब 3। वहां पे हरियाणा में सुल्तानपुर और भिंडवास जीव अभयारण्य। अब यहाँ पे देखिए अर्थ टेरेस्ट्रियल हॉटस्पॉट बायोडायवर्सिटी। देखिए इस मैप के माध्यम से आप देखिए इन एरियाज में क्या बहुत ज्यादा डायवर्सिटी, बायोडायवर्सिटी। ये देखिए ये भारत का वेस्टर्न घाट है, इधर श्रीलंका का हो गया पार्ट हो गया, और यहाँ पे ईस्टर्न हिमालय का पार्ट हो गया। ये सब एरिया यहाँ पर ये चीज क्या है, बहुत ज्यादा हॉट स्पॉट है किसकी, बायोडायवर्सिटी के। आप मैप के माध्यम से आप देख ही रहे हैं क्या है मैप में। ये नॉर्थ अमेरिका, ये क्या है, साउथ अमेरिका,
ये अफ्रीका कॉन्टिनेंट है, ये यूरोप है, ये एशिया कॉन्टिनेंट सबसे बड़ा है, और यहाँ पर क्या है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है। सातों महाद्वीप हैं। जैव विविधता ह्रास के कारण कैसे बायोडाइवर्सिटी क्यों जो है डिस्ट्रॉय हो रही है? सबसे देखिए, एक ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन परत में जो छिद्र हो रहा है, और क्लाइमेट चेंज और एसिड रेन, ये सब चीजों से बहुत नुकसान कर रहे हैं। ग्रीन हाउस गैसें सूर्य के प्राप्त विकिरण को वायुमंडल से बाहर नहीं जाने देती, फलस्वरूप वायुमंडल का ताप क्या होता है, बढ़ने लगता है, जिसे वैश्विक तापन या ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। आप समझिए इसको, ग्लोबल वार्मिंग है क्या? ग्लोबल वार्मिंग होता है, बहुत सारी ऐसी ग्रीन हाउस गैसें हैं, जैसे CO2 है, मीथेन है, जलवाष्प है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, ओजोन है। अब देखिए यहाँ पर समझिएगा, ये सभी गैसें जिनका नाम हमने लिया, ये देखिए जैसे सन हो गया, सन से लाइट आई धरती पर आती है, ठीक है। ये CO2, NO2, CH4, O3 मिथ, ये सब जलवाष्प, ये सब क्या करते हैं कि बादल में एक ऊपर जो है ऐसी मोटी सी गैसों की क्या हो जाती है, चादर बन जाती है। ये इससे तो सूर्य की रोशनी विकिरण तो धरती पर आ जाती है, ऐसे आएगी। आप समझिए कि ये अगर एक बंद चैम्बर हो, यहाँ पर रोशनी सूर्य की पड़ रही हो, तो क्या होगा। और देखिए दिन दिन में तो आती है रोशनी, रात में क्या होता है, यह फिर वापस चली जाती है। लेकिन क्योंकि यहाँ पर एक चादर बिछा दी गई है गैसों की विभिन्न, वो क्या करती हैं, सूर्य की रोशनी तो आने, जब ये वापस जाती है तो इसको जाने नहीं देती, फिर इसी में रहने। इसका परिणाम क्या होता है, धीरे धीरे क्लाइमेट क्या होता है, वो गर्म हो जाता है, वो एरिया क्या हो जाएगा, गर्म हो जाएगा। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। देखिए ग्रीन हाउस कई बार एग्जाम में आया हुआ है कि ग्रीन हाउस गैस कौन से, मेथेन है, नाइट्रस ऑक्साइड है, CFC है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन है, ओजोन है, जल वाष्प है, और कार्बन डाइऑक्साइड। इन सभी को ग्रीन हाउस गैस कहा जाता है। अन्य में क्या है, HFC हाइड्रोफ्लोरोकार्बन, और पर फ्लोरोकार्बन, सल्फर हेक्साक्लोराइड, SF6, और धूल के कण। ये सभी ऐसे कारक हैं जो क्या करते हैं, ग्लोबल वार्मिंग के जिम्मेदार हैं। देखिए इसके बाद क्या है, PFC का उपयोग अर्धचालक के निर्माण में, शीतलक उपकरण, एल्युमिनियम उत्पादन में किया जाता है। SF6 का उपयोग मैग्नीशियम उद्योग, टेनिस बॉल, जूते का सोल, ट्रक टायर इत्यादि में किया जाता है। मेथेन का उत्सर्जन देखिए, मेथेन के बारे में कई बार आया हुआ है। आर्द्र भूमि से निकलती है, धान के खेत से, बायोमास के दहन से, लैंडफिल से आंतों का जो किरण होता है, विशेष रूप से जब गायें जो है जुगाली करती हैं, जब वो खाना खा के बैठती है, मुंह हिलाती है, जुगाली करती है, तो उनके पास से कभी जाएं आप, तो जो स्मेल आती है वो मेथेन की ही आती है। दीमक हो गया, कोयले की खनन, एग्जाम में आया हुआ है कि किन किन से जो है मेथेन का उत्सर्जन होता है। तो इतने फैक्ट हैं, आर्द्र भूमियां, धान का खेत, बायोमास, लैंडफिल, और आंतों के किण्वन, जो पशु होते हैं चौपाई, उनके जब जुगाली करते हैं तब निकलता है। दीमक भी इसके निकालता है, कोयला से खनन से भी निकलती है, मेथेन गैस निकलती है। विश्व में कार्बन डाइऑक्साइड की उत्सर्जन करने वाले जो सबसे अधिकतम CO2 उत्सर्जन करता है, अमेरिका, सॉरी चीन नंबर 1 पे है, फिर अमेरिका और यूरोपीय संघ है, फिर भारत और रूस का नंबर आता है। विश्व में प्रति व्यक्ति कार्बन डाइऑक्साइड के उत्सर्जक देशों में अगर कतर सबसे ज्यादा है, कराका कराकातो, लाटविया, बहरीन, UAE, त्रिनिदाद टोबैगो जो है, प्रति व्यक्ति कार्बन सबसे ज्यादा जो है कतर में वो होता है। कोयला जलाने से उत्पन्न क्या होता है, कार्बन मोनोऑक्साइड, कार्बन सल्फर ऑक्साइड, और क्या है, नाइट्रस ऑक्साइड, ये सब तीन निकलती हैं गैस। SO2 एक ज्वालामुखी से भी उत्पन्न होती है, और एल्बुडो की मात्रा क्या करती है, बढ़ाती है। जैव विविधता ह्रास के प्रमुख कारण क्या है, भूमि उपयोग के तरीकों में परिवर्तन आया है, तो वन का उन्मूलन हुआ, गहन एकल फसल, बार बार वही फसल उगाई जा रही है, शहरीकरण, जो कंक्रीट का जंगल जो बन रहा है शहरों में, वह भी बहुत बड़ा कारण है। प्रत्यक्ष शोषण से शिकार करना, अत्यधिक मछली पकड़ना, जलवायु परिवर्तन, प्रदूषण, आक्रामक विदेशी प्रजातियां, ये सभी कारण क्या है, बायोडायवर्सिटी के ह्रास के क्या है, कारण है। अब हम लोग अगले वीडियो में मिलते हैं, तब यह टॉपिक आपको मिलेगा। आप सभी 3 वीडियो अभी तक पढ़े हुए हैं, प्लेलिस्ट में चले जाइए एनवायरनमेंट के, उसको देख लीजिए। साथ साथ पर्यावरण जो है पॉलिटी के वीडियो पूरे आर्टिकल्स के पढ़ चुके हैं और डाले जा चुके हैं, और यूपी स्पेशल के भी। और ध्यान दीजिएगा, जो लोग GIC और प्री BCS का RO का देना चाह रहे हैं, या लोकसभा के द्वारा कोई भी परीक्षा दे रहे हैं, तो बहुत सारे 3-4 पेपर जो है ओल्ड ईयर के, जो हाल ही में एग्जाम हुए हैं GS के, उन सब क्वेश्चन को 30-30 क्वेश्चन है, APU का 50 क्वेश्चन है, उस सब को बार बार देखिए, आपको बहुत ही जो है बेनिफिट करेगा वो। तो चलते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, अगली वीडियो में फिर मिलते हैं।